यूक्रेन की सीमा पे जो तनाव है वो तनाव या तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर यूक्रेन के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास है। दुनिया के देश जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी शामिल है और अमेरिका ही नहीं उसके साथ जितने भी नेटो कंट्रीज है यानी वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्री है वो सब बेबस हो करके ये सारा तमाशा देख रहा है। और सबसे बड़ी बेबसी यूक्रेन की है कि पहले रूस ने उसका एक क्षेत्र क्रीमिया छीना उससे 22 फरवरी 2022 को, यानी मस्तिष्क दल की बात है। उसने उसके दो शहर लुहांस्क और डोनेट्स्क को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया और अब वो रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसने के लिए तैयार बैठा है और यूक्रेन कुछ कर नहीं पा रहा है। ये उसकी बेबसी के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूक्रेन वास्तव में शुरू से ही इतना बेबस और इतना कमजोर कंट्री रहा है कि वो अपनी संप्रभुता का हनन होते हुए देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास में जाएं, इसकी जड़ खंगालें, तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं अमेरिका भी है और कहीं ना कहीं रूस भी है और कहीं ना कहीं वो सारे कंट्रीज हैं जो नहीं चाहते, वो सारे कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और जो नहीं चाहते कि उन पांचों को छोड़कर दुनिया का और भी कोई देश उनकी तरह शक्तिशाली बने। और ये उनकी जो ये मोनोपोली, जो इनकी ये टेंडेंसी है कि दुनिया के किसी देश को शक्तिशाली नहीं बनने दो, और उसका खामियाजा आज यूक्रेन भुगत रहा है। दोस्तों, कैसे? तो आइए हम आपको इसकी जड़ में लिए चलते हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ 1990 के दशक में। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की माँ कहा जाता है। यानी रूस की जो सभ्यता है, जो शहरी सभ्यता है, वो यूक्रेन से ही वहाँ तक पहुँची है। और जारशाही के समय यूक्रेन रूस का हिस्सा रहा। जब यूएसएसआर का गठन हुआ, जब वहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई और जब यहाँ पर में मार्क्सवादी, साम्यवादी, लेनिनवादी, मार्क्सवादी और साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो भी यूक्रेन उसका हिस्सा रहा। लेकिन 1990 के दशक में जब गोर्बाचोव के नेतृत्व में रूस में एक सुधारीकरण का दौर शुरू हुआ, तो उसके 15 देश अलग हो गए। उन 15 देशों जो अलग हुए उसमें एक यूक्रेन भी था। और जब 14 जुलाई 1990 को, जिस दिन यूक्रेन ने अपने आप को रूस से अलग घोषित किया था, स्वतंत्र घोषित किया था, उस समय वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश था, खासकर परमाणु हथियार के मामले में। यानी रूस यूक्रेन जब अलग हुआ था तो उसके पास 1900 परमाणु हथियार थे, 1900 एटम बम थे उसके पास। और उस एटम बम को दुनिया के किसी भी देश पे गिराने के लिए उसके पास 176 ICBM थे, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उस मिसाइल की मदद से वो किसी भी देश में अपने परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करा सकता था, छोड़ सकता था। और इतना ही नहीं, उसके साथ 44 बॉम्बर्स भी थे। यानी इस बॉम्बर्स की मदद से किसी भी देश पे परमाणु, जैसे अमेरिका ने नागासाकी, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, वैसे ही बॉम्बर इसके पास थे, यूक्रेन के पास, जिसकी मदद से वो किसी भी देश पे परमाणु हमला कर सकता था। यानी उसके पास इतनी ताकत थी कि रूस और अमेरिका जैसा देश उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। लेकिन दोस्तों, उसकी एक आर्थिक मजबूरी के कारण उसको अपने सारे हथियार त्यागने पड़े। वो हुआ दरअसल यूँ कि जब 1990 में 14 जुलाई को अलग हुआ, तो उसके बाद वर्ष 2001 में उसने अपने अंतिम परमाणु हथियार वाहन को नष्ट किया और 1996 तक उसने सारे परमाणु हथियार खत्म कर दिए। और ये कहानी तब शुरू हुई जब 1990 में उसने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। स्वतंत्र घोषित होने के बाद यूक्रेन को दुनिया के देशों की मान्यता चाहिए थी और जो उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी, उसके लिए आर्थिक मदद चाहिए थी। इस आर्थिक मदद के बदले में अमेरिका ने और रूस ने उस पर प्रेशर बनाया कि तुम्हें परमाणु निरस्त्रीकरण संधि, यानी
NPT जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी माननी होगी, और तुम्हें जो है स्टार्ट संधि यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को भी मानना पड़ेगा। और रूस और अमेरिका ने मिलकर उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और इसी प्रेशर के बीच में 1991 में जो है एक बैठक हुई। ये बैठक हुई बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। ये 1991 की बात है, 30 दिसंबर 1991 की। इस बैठक में उन सारे देशों ने भाग लिया जो रूस से अलग हुए थे। वो 15 कंट्री, इसमें बेलारूस भी था, कजाकिस्तान भी था, यूक्रेन भी था, बाकी सारे देश थे, रूस भी उसमें शामिल हुआ था। और इसमें यह तय किया गया कि हम अपने जिन देशों के पास रूस के परमाणु हथियार रह गए हैं, और ये 3 देश थे जिसके पास रूसी परमाणु हथियार थे, इसमें यूक्रेन था, बेलारूस था, कजाकिस्तान था। ये तय किया गया कि दिसंबर 1994 तक ये सारे हथियार हम रूस को वापस कर देंगे। उसके बाद फिर एक लिस्बन प्रोटोकॉल 23 में 1992 23 में 1992 को लिस्बन प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन ने कहा कि हम NPT और START पे समझौता कर देंगे और हम अपने सारे हथियार रूस को सौंप देंगे। लेकिन इसका विरोध हुआ। यूक्रेन के जो पॉलिटिशियंस थे उस समय के, विपक्ष जो था, उसने इसका विरोध किया कि हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि रूस हमारे लिए खतरा है। अगर हम अपने परमाणु हथियार हमने छोड़ दिए तो रूस हमें कभी भी कब्जा सकता है। ये लोग समझ गए थे उस समय रूस की चाल। लेकिन अमेरिका बीच में कूदा और उसने यूक्रेन को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका ने कहा कि $175 मिलियन हम आपको मदद करेंगे अगर आप अपने परमाणु हथियार खत्म कर दिए तो। लेकिन इसका भी विरोध हुआ। अमेरिकी कंपनसेशन को, अमेरिकी मदद को यूक्रेन के राजनीतिज्ञों ने लेने से मना कर दिया। और ये अप्रैल 1993 की बात है कि 162 पॉलिटिशियंस ऑफ यूक्रेन के 162 राजनीतिज्ञों ने, जो मैक्सिमम विपक्ष के थे, कुछ सरकार के भी थे, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और उसने कहा कि हम आपके जो आप हमसे कह रहे हैं, आपके का जो कहना है कि हम NPT पर साइन कर दें और हम अपने START पर साइन कर दें और हम अपने सारे परमाणु हथियार ख़त्म कर दें, ये हम तैयार हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने 13 शर्तें रखी। उन 13 शर्तों में एक शर्त ये थी कि हम जो अपने परमाणु हथियार डिसमेंटल करेंगे उसके लिए हमें ऐड चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए। दूसरा, जो परमाणु हथियार हम सारे ख़त्म करेंगे उसके बदले में हमें मुआवजा चाहिए। और तीसरा ये था कि हमें रूस और अमेरिका से लिखित आश्वासन चाहिए कि हमारी सुरक्षा की जाएगी। ठीक। और साथ में उन्होंने एक बात ये भी रखी कि इसके बावजूद हम सारे हथियार ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपने 36% डिलीवरी सिस्टम यानी बॉम्बर्स और मिसाइल नष्ट करेंगे और 42% परमाणु हथियार नष्ट करेंगे। ये उन पॉलिटिशियंस का कहना था जो यूक्रेन के थे, जो मैक्सिमम विपक्ष के थे और कुछ सत्ता पक्ष के भी थे। रूस अमेरिका ने इन शर्तों को नहीं माना, बोला कि नहीं, ये तो आपको पूरा का पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। इसी कड़ी में 1993 में मासांद्रा अकॉर्ड हुआ। उस अकॉर्ड में भी कोई फाइनल, इस अकॉर्ड में रूस यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। लेकिन फिर जब दोनों के बीच वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और 14 जनवरी 1994 को 14 जनवरी 1994 को अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन की फिर बैठक हुई। और इस बैठक में यूक्रेन वित्तीय मदद के बदले तथा रूस और अमेरिका से सुरक्षा के आश्वासन पर अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। तो 3 जनवरी, इसी क्रम में जब इनको वित्तीय मदद मिली, भरपूर वित्तीय मदद मिली अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, तो 3 फरवरी 1994 को यूक्रेन ने START पे यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पे साइन कर दिया। लेकिन NPT पे साइन नहीं किया। NPT पर साइन करने के लिए यूक्रेन ने कहा कि रूस और अमेरिका मुझे लिखित आश्वासन दे कि हमें हमारी सीमा की सुरक्षा की जाएगी। 5 दिसंबर 1994 को एक और बुडापेस्ट मेमोरेंडम आया, जिसमें USA,
यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद रसिया और यूक्रेन ने इस पर समझौता किया, जिसमें बाकी देशों ने यूक्रेन को यह आश्वासन दिया कि हम आपकी राजनीतिक सीमा का सम्मान करेंगे और आपकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। कोई भी देश अगर आप पे आक्रमण करता है, आपकी सीमा का अतिक्रमण करता है, तो हम आपकी मदद करेंगे। इस मदद के आश्वासन पे रूस ने एनपीटी पे साइन कर दिया। ठीक, 2009 में रूस और अमेरिका ने उस बुडापेस्ट मेमोरेंडम को फिर से दोहराया कि स्टिल वो मतलब मेमोरेंडम कायम है और हम उसकी मदद करते रहेंगे। और उसके ठीक 5 साल के बाद रूस ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया को कब्जा कर लिया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 22 दिसंबर 2022 को यानी मंगलवार को यानी कल रूस ने यूक्रेन के 2 क्षेत्र लुहांस्क और डोनेट्स्क को अलग राज्य के रूप में, अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। और अब ये मान्यता इसलिए दी है कि इन दोनों राज्यों में रूसी मूल के लोग अधिक रहते हैं। इन दोनों राज्य के रूसी मूल के लोग यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, और इसलिए रूस ने इनको मान्यता दे दी है। और अब यह निश्चित रूप से अगर अमेरिका और बाकी देश निश्चित रूप से इन्हीं दोनों राज्यों के रास्ते रूस की सेना यूक्रेन में घुसने के लिए तैयार है। अब 2 ही स्थिति बनती है, अगर अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री अगर यूक्रेन के साथ खड़ा होता है मदद के लिए सामरिक रूप से, तो तीसरा विश्व होता है। और अगर ये नहीं खड़ा होते हैं ये देश, तो रूस यूक्रेन में घुस करके उसकी पूरी आबादी को, पूरे क्षेत्र को रूस में मिला लेगा। तो ये 2 स्थिति है, और ये इन स्थिति के बीच आपको मैं फिर पुरानी बातों पर ले जाना चाहता हूँ कि यूक्रेन इतना बेबस क्यों है। यूक्रेन इतना बेबस इसलिए है कि आज उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। वो परमाणु हथियार के मामले में जो यूक्रेन अपनी आज़ादी के समय दुनिया का सबसे तीसरा शक्तिशाली राष्ट्र था, आज वो बेबस है सिर्फ इसलिए कि उसके सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दिए गए। और आज वह बेबसी से कभी रूस की तरफ देख रहा है कि वो आक्रमण ना करे, और कभी अमेरिका की तरफ देख रहा है कि वो हमारी मदद करे। और अमेरिका मदद के लिए तभी आएगा जब उसको अपना कोई व्यापारिक हित इसमें सत्ता नजर आएगा। बहरहाल वो भाषणबाजी तक सीमित है, रूस को चेतावनी दे रहा है, धमका रहा है, लेकिन खुले तौर पे वो यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, तो ये है जियोपॉलिटिक्स, और मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूं। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप ये भी समझ गए होंगे कि ये रूस और अमेरिका जैसे देश सिर्फ खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं, किसी तीसरे नहीं चाहते कोई तीसरा देश उनके सामने ताकतवर बने। दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।